वेलकम स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में। वैसे तो आपने सुना होगा कि फोर्सेज बहुत टाइप के हैं हमारे पास, कहीं आप मस्कुलर फोर्स की बात करेंगे, कहीं हम किसी और के, लेकिन जो बेसिक हमारे पास जो फोर्स थे उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो वो फोर्स जो हम बड़ी चीज़ों के, जिनको हम मैक्रोस्कोपिक चीज बोल सकते हैं या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उनके बेस पे हमने लेके चले थे। एक था हमारा माइक्रोस्कोपिक। सीधी सी बात है, माइक्रो मतलब जो हम छोटे पार्टिकल हैं उनकी बात करें, और मैक्रो मतलब जो हम यदि बड़े पार्टिकल की बात करें उनमें। तो इसके हिसाब से हमने भाई दो फोर्स पता लगाए। एक तो कौन सा था हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हमें किन के बारे में पता लगा था, कहां से पता लगा था? जब हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स ढूंढ रहे थे तब हमें पता लगा था। अब जब हम बात करें माइक्रोस्कोपिक की, तो यहां पे भी हमें दो फोर्स मिले। कौन कौन से भाई? एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा कौन सा था? वीक न्यूक्लियर फोर्स। पहला कौन सा था भाई हमारा? ये चारों ही मिलके क्या बनाते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। समझ में आया आपको? अब इनको हम अलग अलग भी क्लासिफाई करने वाले हैं, लेकिन शुरू में हमें जो फोर्सेस पता लगाने थे वो सब जो आप बाकी सब पढ़ते हो एक तरीके से लगा लो कि इन्हीं से हम रिलेट करके या हमने बनाए, लेकिन जो शुरू में बेसिक हमारे पास हमने डिस्कस किए थे वो ये चारों फोर्सेस थे, जिनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले से। ये शायद आपने पढ़े भी होंगे, और जो मैक्रोस्कोपिक वाले हैं वो दोनों एक जैसे। तो पहले हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स? 9th क्लास में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हम, क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कैसे हम उसको देखते। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू mass bodies is known as ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब यदि हम देखें कि हमारे पास दो मास ऑब्जेक्ट है, जिसमें से एक का मास कितना है m1, दूसरे का कितना है m2, उनके बीच में सेपरेशन कितनी है r। इफ वी हैव two mass bodies m1 and m2 separated by a distance r, then according to
ग्रेविटेशनल लॉ, F जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के। और हम इन जब दोनों को कंबाइन करते तो क्या आएगा, F m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G क्या है भाई यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इनकी वैल्यू है वो होती। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी यदि हम देखें भाई, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इस चारों फोर्स के साथ हम कंपैरिजन करके भाई प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं इसकी, जो बाकी के हमारे फोर्स हैं उनके साथ यदि हम देखें उस टाइम पे इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बाहर निकल के आती है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो चारों में से इसकी भाई हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट रेंज, सबसे ज्यादा यदि आपकी कोई फोर्स समाज उसकी रेंज का मतलब क्या है, जैसे मेरी रेंज मैं यहां तक थप्पड़ मार सकता हूं, वैसे ही रेंज का मतलब क्या होता है कि कितनी दूर तक उसका इफेक्ट होगा। जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह में जब हम गन डिसाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी दूर तक फायरिंग कर सकती है, मतलब उसकी मिसाइल है उसकी रेंज क्या है भाई 10 किलोमीटर है, यहां से उठ के 10 किलोमीटर दूर तक ही जा सकती है, तो वो उनकी क्या है रेंज होगी। तो इसकी रेंज है वो सबसे ज्यादा है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर का मतलब क्या है भाई, इसकी अब एक बच्चा है वो 1 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, ठीक है, लेकिन वहां से उसको कुछ सामान उठा के लेके आना है, सामान उठा के लेके आना है तो वो उस सामान को उठाने की उसकी हिम्मत नहीं, तो वो क्या हो गया भाई, रेंज तो उसकी दूर तक थी, वहां तक पहुंच तो गया लेकिन वहां से वो सामान उठा के नहीं लेके आ पाए। तो ये क्या हो गया उसकी कि भाई रेंज तो दूर थी पर वैसे क्या था, वीकेस्ट फोर्स था हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें भाई इसकी प्रॉपर्टी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और वैसे भी इसके जो 6 यूनिट है उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को पूरा डिस्कस करने वाले हैं दोबारा से, तो बेफिक्र रहिए इस बारे में भी आप। कंजर्वेटिव फोर्स अभी मैं आपको केवल बता देता हूं क्योंकि 4th यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। जो फोर्स है उसके अंदर वो किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, किस पे डिपेंड ना करे, पाथ फॉलोड पे, उन फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। एक और यदि मैं बात करूं, दिस इज सेंट्रल फोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके अलोंग ये एक्ट करते हैं कि दो मास बॉडी हमारे पास, ये जहां पे इनको ज्वाइन कर रही है उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेज, ठीक है। तो ये था इसके बारे में भाई, क्योंकि बाकी हम 6 यूनिट में दोबारा से इसको डिस्कस करने वाले ही हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते। और एक और यदि आप लिख सकते हो, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा है ये, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है हमारे पास, ठीक है।
अब यदि हम बात करें भाई किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो दूसरा हमारे पास मैक्रोस्कोपिक है, उसकी यदि हम डिस्कस करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज भाई, कि यदि हमारे पास कोई भी दो चार्ज दे रखे, ठीक है, इफ लिख लेते पहले इसको, इफ वी हैव two charge Q1 and Q2 separated by a distance r, then जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो उनके बीच में सेपरेशन है उसके। इसको हम देखते हैं तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये वैल्यू लिखेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है भाई, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी पर कूलम, इसकी यूनिट होती है हमारे पास। और जो K है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया किसके बारे में भाई, कि जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है अभी। अब हम बात करेंगे मतलब उसका होता क्या है वो हम देखते हैं इसके अंदर। इसकी यदि कुछ प्रॉपर्टी यदि हम बात करें, पहली तो है लो रेंज, मतलब ये उतनी ज़्यादा दूर तक एक्ट नहीं कर सकता जितनी दूर तक जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर सकता है, उतनी दूर तक ये वाला जो है वो काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, कम। दूसरा, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्सेज। कौन सा है भाई, ये वाला भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज है, ठीक है। अब उसमें हमने क्या बताया था कि सेंट्रल फोर्स है, तो ये भी हमारे पास कैसा है, एक इट इज सेंट्रल फोर्सेज। वो यूनिवर्सल अट्रैक्टिव था, ये क्या है भाई, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है यदि हम देखें वो क्या है, इट इज 10 raised to power 36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10 raised to power 36 टाइम्स ये ज़्यादा स्ट्रोंगर हमारे पास होता है, ठीक है। और जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो तो दोनों ही ओबे करते हैं, उसमें हमने नहीं लिखा, उसमें भी आप लिख सकते हो, इसमें भी आप लिख लो क्या,
इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब भाई जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इसके बारे में हमने यहाँ पे बताया है क्या कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये थे भाई हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक दो फंडामेंटल फोर्सेस थे उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो माइक्रोस्कोपिक फंडामेंटल फोर्सेस थे हमारे पास उनको। ठीक है, थैंक यू।